Hello friends, how are you? Very warm welcome to Kota Culture. Here I am Sagar Gatia as a biology educator from Kota Culture. Today we will be discussing about the living world. This is the first chapter from your 11th science NCRT. The according to this title, the living world, ऐसा जो वर्ड जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द लिविंग according to this chapter and according to your syllabus, here will be covered four main topics including these chapters. First one is the what is living. अगर किसी भी चीज़ को हमें डिफाइन करना है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, उस चीज़ को हम डिफाइन करने के लिए देर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स आर इंक्लूडिंग बिहाइंड इट कि हम इस चीज़ को हमें दिस इज़ द पेन, अगर हम उसको क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन लिविंग. बट वाई वी कॉल इट नॉन लिविंग? बिकॉज वी नो इट्स कांट मूव. जब तक हम इसे छूते नहीं तब तक वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते नहीं. दिस कॉमन फैक्टर्स आर वी ऑल नो दैट, बट व्हाट आर दोस बेसिक फैक्टर्स इन पर्पज ऑफ द बायोलॉजी, इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बायोलॉजी, जिनसे हम किसी भी चीज़ को लिविंग और नॉन लिविंग में क्लासीफाई कर सकते हैं. This one is our first main point. Second one is the diversity in the living world. जैसे ही हम जो देखते हैं कि there have lots of organism are surrounding us. जैसे जैसे हम अपने एरिया को देखने का जो क्राइटेरिया है वो इंक्रीज करते जाइए, वैसे वैसे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी है वो ऑफकोर्स वो इट विल बी इंक्रीज. जैसे हम कुछ सिमिलर और जो स्पेसिफिक प्लेस में अगर हम प्लांट्स को देखें तो देर हैव ए लिमिटेड नंबर ऑफ द प्लांट्स आर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक लैंड. बट व्हेन वी इंक्रीज द आवर एरिया टू ऑब्जर्वेशंस, जैसे जैसे हम एरिया को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे डाइवर्सिटी को भी इंक्रीज होता है. उसी तरह से हम अलग अलग डाइवर्सिटी में अगर देख तो लिया, देर हैव लॉट्स ऑफ एनिमल्स, देर हैव लॉट्स ऑफ प्लांट्स आर द प्रेजेंट इनसाइड द व्हाट वी कैन से द डाइवर्सिटी. पर हम उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को पहचाने कैसे भाई, कि भाई अगर हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख लिया, बट हाउ कैन नो दैट के उसे डॉग बोले या कैट बोले, बिकॉज दिस इज द आवर कॉमन टर्मिनोलॉजी. वैसे ही उस स्पेसिफिक एनिमल को, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को, स्पेसिफिक प्लांट को जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए, एक साइंटिफिक व्यू के लिए उसको साइंटिफिक तरह से उसको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, जिससे बाइनोमिकल नोमेनकल्चर भी बोला जाता है. उसी तरह से उसके बाद हम उसका टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे कि एज यू ऑल नो देयर हैव 1.7 to 1.8 million organisms are the present on this planet. These all organisms are just classified by the scientists. There are lots of organisms are outside of this classification also, but here we just till today classify the 1.7 to 1.8 organisms, millions organisms. That's where these all the organisms we must need to the classify in the specific era, specific levels, specific steps. उसके क्राइटेरिया, उसके क्लासिफिकेशन और उसके स्पेसिफिक फीचर्स को देख के हमें उसको अलग अलग लेवल में उसको क्लासीफाई करना पड़ता है. क्योंकि हमें जब whenever we want to study to it, whenever we want to use those organisms, it's easy to use. अगर कोई अननोन पर्सन भी उस ऑर्गेनिज्म को जानने की कोशिश करे विदाउट एनी knowledge about that organism, it can be easily classify or identify that organism, because we have a standard classification systems. These systems or this study is known by the taxonomy. The fourth one and our final steps in this chapter according to our syllabus is that taxonomical aid. व्हाट इज़ द टेक्सोनोमिकल एड? अगर हमने अब तक वो क्लासिफिकेशन तो पढ़ लिया कि भाई देखो इस चीज़ को यहाँ पे रखते हैं, इस चीज़ को, इस ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे रखते हैं, दैट्स वे वी कैन बी क्लासीफाई दैट्स द ऑल द ऑर्गेनिजम्स. इट्स विल बी प्लांट, एनिमल्स, वॉट एवर. बट वेयर वी वॉन्ट टू यूज़ दिस क्लासिफिकेशन, हम इस क्लासिफिकेशन को यूज़ कैसे करें, इस क्लासिफिकेशन को हमें देखना कैसे मिले. इट्स जस्ट नॉट लिमिटेड टू द आवर सिलेबस, आवर बुक्स,
our education, but in practical life it's must need to know about that classification. उस अलग अलग जगहों के बारे में जहां हमें इस क्लासिफिकेशंस और ये पूरे का पूरा जो सिस्टम डेवलप हुआ होता है, उस सिस्टम और क्लासिफिकेशन के लिए जो पूरे का पूरा जो प्रोटोकॉल होता है कि हाउ वी कैन बी क्लासीफाई द स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म इन स्पेसिफिक लेवल. According to this your syllabus, we cover the all the 4 points. First one is the what is living, कि कोई भी चीज़ को एज ए बायोलॉजिकल पर्पज we want to study about the living organism. So first of all we must need to identify the living organism. We must need to classify, or what we can say that differentiate between the living and non-living organism. The second one is that what is the diversity and the diversity in the living world, कि जो अलग अलग organisms हमारे सराउंडिंग जो प्रेजेंट है उन सब organisms को कैसे अलग अलग डाइवर्सिटी के रूप में देखा जाए. तो थर्ड वन इज द टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, जो पूरे का पूरा डाइवर्सिटी है उसको एक सिस्टमेटिकल व्यू में सिस्टमेटिकल प्रोसीड्यूर से हम उसे कैसे पूरा क्लासीफाई करें. तो फोर्थ वन इज द टेक्सोनॉमिकल एड. एज वी ऑल नो दैट, कि उस पूरे का पूरा टेक्सोनॉमिकल जो हमने सिस्टम बनाया है वो कहाँ पे हमें दिखने का मिला. द फर्स्ट टू स्टडी दिस चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, the first questions in our mind is that what is life, कि हम लाइफ को किससे डिफाइन कर सकते हैं. ऐसी तो क्या चीज़ होती है कि जिसे हम लिविंग और नॉन लिविंग बोलते हैं. जैसे जो लिविंग होता है स्पेसिफिकली उसको लाइफ एक टर्म जुड़ा रहता है कि जीवन क्या है. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द लाइफ इज द यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स expressing through the chemicals reaction which lead to the growth, development, responsiveness, adaptations and the reproduction. This all here given the different factors according to life, कि लाइफ को जो स्पेसिफिक डिफाइन करना है इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू हमें किसी भी चीज़ को हमें लाइफ उसका व्हाट यू कैन से दैट स्पेसिफाई करना है, उसको जो डिफाइन करना है उससे हम कैसे करें. द फर्स्ट फैक्टर इज अवर ग्रोथ, कि ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ की डेफिनेशन, दैट्स द ऑल थिंग्स विल बी डिस्कस. सेकंड वन इज द डेवलपमेंट. अगर किसी भी चीज़ का सिर्फ ग्रोथ ही हो, दिस इज नॉट नेसेसरी, उसका डेवलपमेंट भी एक लेवल तक होना चाहिए, वो भी एक बहुत ज़रूरी है लाइफ में. तो responsiveness, as you all know that the human beings is the most responsive organism on this planet, is not what you can accept that, but there are lots of different animals, different organisms are also responsible to own life. Fourth one is adaptation, कि कोई भी organism हो जिससे कोई इस लेवल से इस डोमेन से कोई अलग डोमेन पर उसको जाना हो, तो पहले उस एडेप्टेशन उसको एडेप्ट करना पड़ेगा. अगर कोई वो नया इन्वायरमेंट को में सर्वाइव होना चाहे, वैसे ही हम एज ए एग्जांपल अगर हम देख ले, आज हम यहाँ हैं, कल हम कोई हिल स्टेशन पे जाएंगे, तो एज यू ऑल नो डेट वन और 2 days वी कांट बी कंफर्टेड देयर, क्योंकि हमें वो उसके इन्वायरमेंट में उसके जो उसका जीवन चक्र है उस एनवायरमेंट में उस हिल पे उसके अकॉर्डिंग हमें उस पर एडप्ट होना चाहिए. The last one is the reproduction, कि this life is the not just limited to this level. हमें अपने रिप्रोडक्शन के थ्रू हमें अपना अप जनरेशन भी करना है. हमारा जो पॉपुलेशन है उसमें जो इंक्रीज होता है और हमारा जो है व्हाट वी कैन से द हेरिडिटी है उसको भी हमें आगे बढ़ाना है. दैट्स वे वी विल बी कंक्लूड द ऑल द मेजर पॉइंट्स लाइक द ग्रोथ, डेवलपमेंट, responsiveness, adaptations and the reproductions. This is the unique and the simple the definition of the life. The next one is the what is living organism, कि अगर हमने बोल तो दिया कि भाई this is the living or this is non living, as we all know that, but what are the specific criteria, what are the specific factors आर द रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड इट. उसके पीछे जो कौन से जो स्पेसिफिक फैक्टर है जो किसी भी चीज़ को लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करते हैं. जैसे ही
हमने लाइफ का जो देखा डेफिनेशन, वैसे ही लिविंग का डेफिनेशन देखे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जो खुद एक रेप्लिकेटिव होना चाहिए, जो अपने जैसा नए हेरिडिटी को जो प्रोड्यूस कर सके, अपने जैसा ही नए ऑर्गेनिज्म को वो प्रोड्यूस कर सके, वो सेल्फ रेप्लिकेटिव होना चाहिए। सेकंड वन इज द इवॉल्विंग एंड द सेल्फ रेगुलेटिंग, वो अपने में कुछ इन्वायरमेंट के आसपास के इन्वायरमेंट के रिलेटेड्स और अपने खुद को नए इन्वायरमेंट में एडोप्ट रहना चाहिए। अलग अलग इन्वायरमेंट जो सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग रीत से अलग अलग तरीके से उसमें एडोप्ट रहना चाहिए और उसके अनुसार वो इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो सेल्फ रेगुलेटेड इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ द रिस्पॉन्सिबल टू एक्सटर्नल स्टिम्युली, जो लाइफ का डेफिनेशन ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ को लाइफ लिविंग डिफाइन करना चाहिए, लिविंग डिफाइन करें तो उसे कैसे करें और कौन से अलग अलग फैक्टर्स है जो हमें उस ऑर्गेनिजम्स को, उस चीज़ को हमें लिविंग प्रूव करने में मदद करे। जैसे ही हमारा दिस आर द 4-5 मेजर फैक्टर्स वी कंक्लूड एज ए टू डिफाइन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट वन इज द ग्रोथ, कि भाई ग्रोथ क्या होता है, उसका डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या होता है, उसका ऑर्गेनिज्म के लिए उसका क्या रोल है, that is important. Second one is the reproduction, as we all know that, क्योंकि reproduction के through the increase in the numbers and what we can increase in the number of the organisms also, and the stable the life, or what we can say that the number of the organisms are the stable on this planet. The third one is the metabolisms. What are the different chemicals and the biochemicals reactions are the running inside our bodies, which are the responsible for our living, हमें लिविंग रखने के लिए कौन सी अलग अलग मेटाबॉलिकल रिएक्शंस हमारे अंदर चल रही है, उन सब को कवर करने के लिए मेटाबॉलिज्म। फोर्थ वन इज द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस, फ्रॉम एटम टू whole body, atom to molecules, molecules to what you can say that cell to tissue to organs, organ to system to whole body। इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप जोड़ने के बाद जो पूरा का पूरा जो बॉडी कंस्ट्रक्ट होता है, उस कंस्ट्रक्शन बॉडी को हम सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अप टू द बॉडी लेवल टू द सेल लेवल स्टडी, और उसका पर्पस, उसका जो एम है, उसके जो अलग अलग रिएक्शंस, तो ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर रन इनसाइड द सेल। तो वो सेल परफेक्टली कैसे वर्किंग करता है, उन सब चीज़ों को देखते हुए हम सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। तो लास्ट वन इज द कॉन्शियसनेस, कि हम अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट, देयर हैव ए लॉट्स ऑफ डिफरेंट चेंजेस आर conclude, there are lots of different changes are the done inside the our surround environment day to day। कुछ दिन धूप ज़्यादा होती है तो कुछ दिन ठंड रहती है। These changes in our systems in winters, in summer and monsoons, how we can feel that seasons, what are the different what you can say that changes in our day to day life of the different seasons। These all इन्वायरमेंटल चेंजेस आर द कंक्लूडिंग द कॉन्शियसनेस, कि भाई अलग अलग इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे है, जो लाइट है, जो शेड्स है, जो केमिकल्स, जो फैक्टर्स है सराउंडिंग, जो फिजिकल फैक्टर्स है सराउंडिंग, उसका हमारे डे टू डे लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है, उसको हम देखेंगे कॉन्शियसनेस में। तो फर्स्ट पॉइंट इज द ग्रोथ। व्हाट इज द ग्रोथ एंड व्हाट द एग्जैक्ट रोल टू बीइंग एज ए आवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। As a definition, it is the increase in the number and the mass of the cell by the cell division। कि जैसे हमें देखा कि भाई सेल, एक सेल होता है, उसमें से 2 सेल होते हैं, 4 होता है by the cell division। But growth, what the exact definitions of the growth? As you all know that increase in number and the increase in mass, both are the conclude inside the growth, but number are increased by the cell division।
जैसे ही इंक्रीज सेल डिवीजन से नंबर सेल्स का होता है नंबर का, वैसे ही सेल मास, ऑब्वियसली उसका सेल मास भी बढ़ेगा, जो भी टिश्यू है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी एनिमल्स है। जैसे हम जानते हैं फ्रॉम आवर चाइल्डहुड टू आवर एडल्ट, फ्रॉम अप टू आवर स्पेसिफिक एज, हमारे बॉडी का साइज इंक्रीज होता रहता है। बट हाउ इज पॉसिबल? वो कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द सेल ग्रोथ एंड द सेल इन increase in the number of the cell and increase in the cell mass. These two factors are the increase by the growth. सेल का रिप्रोडक्शन होने से और व्हाट यू कैन से द सेल का डिफ्रेंशिएशन होने से, सेल का डिवीजन होने से उसका नंबर में भी इंक्रीज होता है और मास में भी इंक्रीज होता है। ओके, सो अप टू स्पेसिफिक एज, कुछ एज तक ही एनिमल्स में उसका बॉडी का साइज इंक्रीज होता है। और एज वी लुक फॉर द प्लांट ऑर्गेनिज्म, जैसे हम प्लांट में देखें, प्लांट अपनी पूरी लाइफ, होल लाइफ, वो अपना सेल डिवीजन के थ्रू अपने साइज को इंक्रीज ही करता रहता है। पर ऐसा इन एनिमल सेल मास एंड द सेल नंबर्स कुछ टाइम तक ही वो इंक्रीज होगा, वैसा तो नहीं है भाई, क्योंकि एज यू ऑल नोट कि एनिमल ही है जो कुछ व्हाट यू कैन से द एज तक अपनी लाइफ में वो अपनी साइज को इंक्रीज करता है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना सेल डिवीजन को स्टॉप कर दे। पर होता यूँ है कि जो सेल्स है वो पुराने सेल से रिप्लेस होते रहते हैं। जो पुराने सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसकी जगह पे नए सेल ले लेते हैं, जिनसे जो सेल और सेल का मास है, सेल का नंबर है, और जैसे बोले कि हम पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है। वो पूरे के पूरी लाइफ जो एनिमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इंक्रीज नहीं होता रहता है। उसी तरह जो इन द प्लांट ग्रोथ इज कंटिन्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन, जो पूरे लाइफ वो अपनी बॉडी की साइज को इंक्रीज करता रहता है। पर इन एनिमल्स ग्रोथ इज द ओनली अप टू द सर्टेन एज, कुछ एज तक ही वो लिमिटेड रहता है साइज। उसके बाद क्या कह सकते हैं कि जो पुराने सेल्स होते हैं वो नए सेल से रिप्लेस होते रहते हैं। इन शॉर्ट उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें कुछ फर्क नहीं आता है। वो ऐसा तो किसी का नहीं होता ना कि किसी की फिंगर है बहुत लंबी हो गई, किसी की छोटी रह गई। नो, द साइज ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर्स आर द मेंटेन थ्रू आउट द लाइफ आफ्टर सेवरल स्पेसिफिक लाइफ, और आवर सेल डिविजन्स ओकर्स टू रिप्लेस और लॉस्ट द सेल्स। वो सब कैसे होता है कि जो पुराने सेल्स को कैसे पता चलता है कि भाई बस हमारे जाने का टाइम आ गया है, और उसकी जगह पे वो नए सेल्स ले लेते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ डिटेल्स मैकेनिज्म्स आर द उस जो सेल्स को जो डिस्ट्रॉय करता है उसे एपोप्टोसिस कहते हैं। जो सेल्स काम के नहीं है, जो पुराने हो चुके हैं, जो अब किसी के काम के नहीं रहे, वो उस मैकेनिज्म्स के थ्रू उसको हटा दिया जाता है बाय द एपोप्टोसिस, और नए सेल्स को सेल डिवीजन के थ्रू उसमें ऐड किया जाता है। ओके, सो थ्रू ग्रोथ हमने क्या देखा कि भाई ग्रोथ हम किसे डिफाइन करते हैं कि जिसके सेल नंबर और सेल मास को इंक्रीज करे। बट as we look for the non-living things, those are also increase and decrease in the size body. कोई हिल जो बड़ा हो जाता है, कोई हिल छोटा हो जाता है। In short, these the specific factors are also we can see inside the non-living things. But when we go for the specific point of view of this growth, the growth inside the living organisms are inner side. कोई वो ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई सेल्स का हमने लेकर यहाँ पे लगा दिया जैसे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। नो, वी कांट डू दिस बिकॉज अवर द सिस्टम्स आर द रनिंग इनसाइड द बॉडी के इनसाइड में से वो पूरा का पूरा सिस्टम्स सेल्स को रिप्लेस करते रहने का और सेल्स की नंबर्स को इंक्रीज करते रहने का जो पूरा का पूरा सिस्टम हो अंदर ही डेवलप होता है।
In short, we can differentiate the living and non-living two things by these main factors कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसका जो साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो एक्सटर्नल इफेक्ट रहता है. जो बाहर से जो कोई चीज़ आकर उस पर लग जाए, उस पर लगाई दी जाए, दैट्स वी कैन इंक्रीज, वी कैन ऑब्जर्व इट एज ए इंक्रीज इन साइज. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ह्यूमन बॉडी में वो ऐसा नहीं होता है. हमारे इनर साइड सेल सिस्टम से पूरे का पूरा बॉडी का सिस्टम से वो मेंटेन रहता है. वही पॉइंट है कि बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास एंड साइज, जैसे ही हमने देखा. दस द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो ग्रो, जिसका सरफेस जो इंक्रीज होता रहता है. एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल्स, अगर किसी भी चीज़ में हम किसी भी चीज़ का लेयर लगा दिया जाए, जैसे यहाँ पे जो पूरा का पूरा हिल है, माउंटेन है, उस पर जो आइस का लेयर लगा है, उनसे उसका सरफेस से वो इंक्रीज हो जाएगा बेसिकली. बट वो देखने के बाद हम ये तो नहीं कर सकते कि भाई दिस इज लिविंग, बिकॉज वो उसका साइज का इंक्रीज होना विच इज द बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर. बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, when we discuss about the our life, our body, because of this our internal sides of the cell. Okay, तो नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्शन. जैसे हमने ग्रोथ देख लिया कि ग्रोथ में क्या होता है भाई, कि इंक्रीज इन नंबर एंड द मास ऑफ द सेल्स. वैसे ही हम अगर आवर सेकंड फैक्टर इज व्हाट, द रिप्रोडक्शन. What is the exact definition of the reproduction? What the exact role into our living organisms? और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो लाइव रखने के लिए उसका जो what we can say that उसका जो नंबर है वो मेंटेन रखने के लिए on this planet, उस सब चीज़ को देखते हुए हमें रिप्रोडक्शन का जो स्पेसिफिक डेफिनेशंस और उसका रोल क्या है वो देखें. It is the productions of the progeny having a feature similar to those of the parents. वैसे जब ओके एज ए एग्जाम्पल अगर हम हमारा ह्यूमन का ले लें, हमारे जैसे ही हमारे बच्चे होते हैं, चाइल्ड्स इज द ऑलवेज बी सिमिलर टू दोज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखते हैं. बिकॉज ऑफ द वाई, बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शंस के थ्रू अपने जैसे ही प्रोजेनी को बनाना. This is the main features and the main what you can say that the benefit of the reproductions. उसे organisms reproduce the asexually and the sexually. There are two types of the reproductions. First one is the asexually and second one is the sexually. What is the difference between this asexually and the sexually? In sexually reproductions, the male and the females, the opposite characters, what you can say that the reproductive characters must need to meet for the matings and the produce the new progeny. अपने जैसे ही नई प्रोजेनी बनाने के लिए उन दोनों का मेटिंग होना बहुत ही जरूरी है. बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है. एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है उसको कोई मेटिंग की ज़रूरत नहीं रहती है. इट कैन बी प्रोड्यूस व्हाट यू कैन से दैट न्यू ऑर्गेनिज्म एज इट इज लाइक इट बाय जस्ट विदाउट द एनी मेटिंग्स टू ऑपोजिट सेक्स. दिस इज द डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड द एसेक्सुअल. ओके, उस there are lots of different other organism, we can say that features or characters also present in differentiate sexual and asexual, but the main factor is that the need the matings and the non-mating characters. The next one is the in unicellular organisms. As we look at for the unicellular, what the exact if we are discuss about the multicellulars में क्या होता है कि भाई हमारा जैसा ही अपना प्रोजोनी बने. इन शॉर्ट इट्स इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स.
बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द लेवल ऑफ द यूनिसेल्यूलर पे हम जो बात करें उसका मतलब तो यही हुआ कि जो रिप्रोडक्शन के थ्रू एक सेल में से दूसरा सेल बनेगा, बिकॉज इट इज़ द यूनिसेल्यूलर का पूरा जो सिस्टम्स होता है, जो लिविंग का, जो मेटाबॉलिज्म्स का, जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं लिविंग के लिए, वो पूरा का पूरा एक सिंगल सेल के अंदर ही इंक्लूड होता है। वैसे ही जब हम यूनिसेल्यूलर की बात करें, अकॉर्डिंग टू द रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मल्टी सेल्यूलर में तो यही होता है कि एक ऑर्गेनिज्म में से पूरा का पूरा दूसरा ऑर्गेनिज्म बना है। वैसे ही यूनिसेल्यूलर में एक सेल में से दूसरा सेल बना। वही बात तो इसमें भी हो रही थी वही ग्रोथ में, कि थ्रू आउट द ग्रोथ ऑल्सो इंक्रीज नंबर एंड द मास ऑफ द सेल के मास और नंबर को इंक्रीज होता रहता था। तो ये तो भाई रिप्रोडक्शन में भी वही हो रहा था, रिप्रोडक्शन में भी यही हो रहा है, टू अकॉर्डिंग टू द यूनिसेल्यूलर। सो in this point of view we can't be distinguish the between two factors के reproduction किसे बोले और growth किसे बोले in case of the unicellular organism, because the both things are the similar in two unicellular organism. Growth and reproductions are the same because they are the reproduced by the cell division के थ्रू ही वो एक में से दो होते रहे, दो में से चार, चार में से 8, 16, 32 अपने नंबर्स को इंक्रीज करता रहेगा। ओके, रिप्रोडक्स हमने ओके ये फैक्टर को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई चलो रिप्रोडक्शन इज द बेस्ट फैक्टर्स टू डिफाइन द एनीथिंग एज अ लिविंग और नॉन लिविंग। बट द प्रॉब्लम इज दैट द सेवरल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द also present on this planet. Those can't be reproduced, then still those are the living. जैसे एक one example is the मूल वर्कर हनी बी। जो वर्कर हनी बी है, मूल जिसे खच्चर बोलते हैं, जो मेजोरिटी हिल स्टेशन में पाए जाते हैं, जो कुछ सामान को कैरी करने के लिए, those can't be reproduced throughout their whole life. वो अपनी पूरी लाइफ में कभी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, सिर्फ उसका बर्थ होने के बाद वो काम ही करते रहते हैं। ओके, उसका व्हाट यू कैन से द इंक्रीज इन द बॉडी साइज एंड द सेल नंबर, बट द रिप्रोडक्शन इज द डोंट हैपन inside the mold and the worker honeybees. Also, this is not possible in the sterile human beings couple. जो स्टेराइल्स होते हैं, जो व्यंध्य बोलते हैं, उसके अंदर भी रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नहीं देखने को मिलती है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि दिस फैक्टर इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द डिफाइन द लिविंग थिंग्स। द नेक्स्ट वन इज द मेटाबॉलिज्म्स। ओके, एज वी ऑल नो दैट टू डूइंग एनीथिंग थ्रू आउट द लाइफ, for walk, for speak, for hearing, even for sleep, we must need the energy. But how can we get the energy? This is the not the storage things we can be direct intake inside our body. But what are the different reactions? What the different what we can say that mechanisms are the running inside our bodies? Those are the converting our food into the energy. These mechanisms are the known by the metabolism. Metabolism is the combination of the two words. First one is the anabolism and second one is the catabolism. What is the anabolism? Anabolism is that to construct something. जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको मिला के बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाना, जो माइक्रो में से मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाना टू इन स्टेबल फॉर्म. दिस इज नो बाय द मेटाबॉलिज्म, सॉरी इट्स नो बाय द एनाबॉलिज्म. द सेकंड वन इज द कैटाबॉलिज्म. जो बड़ा जो मॉलिक्यूल्स है इन साइज और इन लार्ज एज ए मैक्रो मॉलिक्यूल्स, उसको माइक्रो मॉलिक्यूल्स में जो उसको क्लासीफाई करना है, उसको कन्वर्ट करना है. दिस रिएक्शन इज द नो बाय द
कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म्स के थ्रू जो साइज होता है मॉलिक्यूल्स का वो डिक्रीज होता है, और एनाबोलिज्म के थ्रू वो साइज इंक्रीज होता है। दैट्स क्लियर। सो दिस इज द रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस देयर आर डिफरेंस आर द रनिंग इनसाइड आवर बॉडीज। जो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस है जो एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, एनर्जी को अलग अलग फॉर्म में स्टोरेज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, दोज आर द रनिंग इनसाइड आवर बॉडी डे एंड नाइट। दिस रिएक्शंस आर basically in a common term is known by the metabolism. It is the sum totals of all the biochemical reaction taking place inside the living systems. It is the define the features of the living organism, जिससे हम living organisms के एक what we can say the जो फैक्टर्स है, जो स्पेसिफिक फैक्टर्स है, उसके थ्रू हम देख सकते हैं। क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, बट हाउ वी गेट दिस एनर्जीज, वैसे तो नहीं है कि डायरेक्टली फूड में से हम उसको कंज्यूम कर ले। नो, दिस एनर्जीज आर द कन्वर्ट फ्रॉम फूड टू our day-to-day life energy by the metabolism. There are lots of what we can say that reactions are the include inside this, like the glycolysis, fat metabolisms, protein metabolisms, nucleic acid metabolisms. There are lots of different reactions are the run inside the cells, inside the tissue, inside the organs, inside the body. These reactions are the done to complete the store or produce the energies. But जैसे हमने कहा कि specific factors for the define the living, but here we also can look for that there are different reactions, those are the run inside our bodies. They can be also run the outside in laboratories. There are lots of reactions we can done outside the body in vitro conditions, to use the specific chemicals, to use the specific instruments, to create the specific what you can say atmosphere environment to done that reactions. But that's point of view we also can say that this is the not the whatever we need. हमें क्या चाहे कि कोई स्पेसिफिक फैक्टर जो इस पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करे। दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करने के लिए हमने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तो हमें क्या देखा, उसमें कुछ खामियां थी। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंस थिंग्स विच कांट बी सफिशिएंट और सेटिस्फाइड टू अस टू डिफाइन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वैसे ही मेटाबॉलिज्म्स के रूप में भी हमने देखा कि वो भी ऐसा नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही वो रन होती रहती है, वो भी अक्सर वो लेबोरेटरी में या इन विट्रो कंडीशन में परफॉर्म किया जा सकती है। मेटाबॉलिज्म इज द रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन द सेल फ्री सिस्टम्स। सेल जैसा ही सिस्टम्स और वी कैन से दैट द एटमोसफियर बॉडी के बाहर क्रिएट करने के बाद भी हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। Isolated metabolic reactions in vitro are not the living things but are the living reactions. जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस है जो हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करते रहते हैं इन विट्रो आर द नॉट द लिविंग थिंग्स बट वी आर द लिविंग रिएक्शंस। जो रिएक्शंस आ रहे हैं जो अंदर भी होती है और बाहर भी एज इट इज ही होती है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, लिविंग बोल सकते हैं। The next one is the cellular organizations. Okay. Up to now, we discuss about the growth, reproduction, metabolism. These all three factors are we can observe in the living organisms. But these factors are not sufficient or can't be satisfied to us up to define the word of the living. लिविंग को डिफाइन करने में वो उतने सक्सेसफुल नहीं है। सो द नेक्स्ट लेवल इज द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस। जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस है जो हम जानते हैं वो एटम से जो मॉलिक्यूल्स होता है,
मॉलिक्यूल्स के बाद जो ऑर्गेनेल्स देखते हैं, उसके बाद सेल्स कंस्ट्रक्ट होता है, सेल में से टिश्यू होता है, टिश्यू में से ऑर्गन्स होता है, ऑर्गन्स में से पूरा सिस्टम्स डेवलप होता है, पूरे सिस्टम्स में तो पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म जो डेवलप होता है। वैसे उस तरह से हम देखें तो सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जो चीज़ें कुछ टिश्यू के लिए स्पेसिफिक होती है, ऑल द बॉडीज तो ऑल द सेल कैन वर्क टू लाइक अनदर सेल, बट वो कर नहीं रहे। एक ही सेल पूरे का पूरा बॉडी का जो सिस्टम्स है वो वैसा ही एज इट इज वो रन कर सकता है, बट वो करता नहीं है बिकॉज इट्स हैव स्पेसिफिक वर्क फॉर इट। उसी तरह से हमें देखें कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, जो मल्टी सेल्यूलर्स होते हैं, जो एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं। तो ईच एंड एवरी सेल्स आर द डिफाइंड इन स्पेसिफिक टिश्यू, वो हर टिश्यू के लिए एक स्पेसिफिक काम होता है, उसी काम को वो अपनी थ्रू आउट द लाइफ वो करता ही रहता है, क्यों उसको वो काम स्पेसिफाई कर दिया जाता है थ्रू आउट द डेवलपमेंट के जो टाइम होता है, जो डेवलपमेंट पीरियड्स होता है, उसके थ्रू उस टाइम उस सेल्स को अपने काम के लिए वो फिक्स कर दिया जाता है। Organisms are the made up of the one or more cells. It is the define the features of the living organism. जैसे हमने अलग अलग जो फैक्टर्स देखे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, वैसे ही हम इन सब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन वी ऑल्सो कैन से दैट द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट फैक्टर्स और वी कैन से टू डिफाइन द लिविंग थिंग्स. This is the whatever we discuss about the cellular organization. Our next factors to define anything as a living is the consciousness. Consciousness क्या होता है? As you all know that we all are aware about the our surround environments. जैसे कोई लाइट आ जाती है, जैसे कोई what we can say that कोई physical और chemical reactions are the happen surrounding to us. We all are aware or we all are sense that different environmental conditions, different environmental changes, those are happen surrounding to us. उस फैक्टर्स को, उस फिनोमेनन्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस. कि कॉन्शियसनेस में क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी टू ऑर्गेनिजम्स टू सेंस देयर इन्वायरमेंट एंड द रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुली like the light, water, temperature and other organisms, chemicals, pollutants etc. जो अलग अलग जो सराउंडिंग फैक्टर्स होते हैं इन द इन्वायरमेंट, लाइट, टेम्परेचर, we can sense the different temperatures those are surrounding to us. Like some things are what things are touched to us, we suddenly respond that what things. वैसे ही कुछ ज़्यादा लाइट आने से भी हम उस चीज़ को हम रिस्पॉन्स करते हैं. कोई हज़ार्ड केमिकल्स जो टॉक्सिक होते हैं हमारे लिए, उस केमिकल को हम देखते ही और उससे हम दूर रहते हैं. उस तरह जो अलग अलग जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, उन सब को सेंस करने के लिए जो स्पेसिफिक सिस्टम्स आर द डेवलप इनसाइड द बॉडीज, इट्स नो बाय द कॉन्शियसनेस. ठीक है. The next one is all the organisms are the aware. This is the not just to be limited to the human beings. ऐसा नहीं कि ह्यूमन ही एक ही ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो टेम्परेचर्स, लाइट्स, इन सब चीज़ को फील कर सकता है. नो, all the organisms from unicellular to the multicellulars, all the categories, even it should be plant, it should be animals, yeah, it should be microorganisms. All the animals, all the living organisms are the sense the different environmental factors those are happening the surrounding to it. ठीक है. वैसे ही तो all the organisms are the aware of their surroundings. So it is the defining the property of the living organisms. वैसे ही जैसे हमने जो आगे के जो 4 जो प्रॉपर्टीज है उसको हमने एज ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो प्रॉपर डेफिनेशंस है उसको डिफाइन करने के लिए जो हमने यूज़ किया, वैसे ही हम इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज दैट द ह्यूमन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग द सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो खुद का ही जो
फैक्टर व्हाट वी कैन से दैट जो सेल्फ सेंस है वो सिर्फ ह्यूमंस में ही डेवलप रहता है, जो खुद को ही व्हाट वी कैन से दैट महसूस करना, जो कहते हैं ना इनर साइड वॉइस, इनर साइड थॉट्स, दोज ऑल आर डूइंग, दोज ऑल आर हैपनिंग, दोज ऑल आर इमोशंस आर द डन इनसाइड द human beings. Here till today we discuss about the first topics from these chapters. To what is the like what as the different things are the cover inside these topics, to just define the what is living and what is non living. लिविंग थिंग्स को हम क्लासीफाई करने के लिए कौन कौन से अलग अलग फैक्टर्स है जिससे हम कंक्लूड करके जो लिविंग थिंग्स को हम डिफाइन कर सकते हैं. There are different factors like the growth, reproductions, metabolism and cellular organisms. And at the end, in the last, we also conclude the main factor to define the living organism is the consciousness. Up to this, what we can say that इन 5 फैक्टर में से कोई ना कोई तरीके से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है कि भाई लिविंग्स को आप क्लासीफाई कैसे कर सकते हो, उस व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स जो लिविंग को डिफाइन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है. दिस पॉइंट ऑफ व्यू हम कह सकते हैं दिस 5 मेजर एंड द मेन फैक्टर्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर और यूजफुल टू डिफाइन द लिविंग वर्ल्ड. In our next sections, we will be also discuss about the diversity to surrounding to us. हमारे आसपास जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है वो अलग अलग डाइवर्सिटी है, जो चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो whatever, उस ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो कुछ अलग ही डाइवर्सिटी हमारे आसपास क्रिएट होती है उसको डिफाइन कैसे करें, और उसको हमें स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हो तो हम उसे कैसे देखें. This all the things will be covered in our next sessions in the diversity in the living world. Thank you.